नमस्कार। आज हम बात करेंगे दर्पणों के लिए रेखिक आवर्धनता। आवर्धनता का मतलब यहाँ से बड़े छोटे से है कि कोई एक तो बिंब हो गया और एक प्रतिबिंब। सर बिंब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण क्या होता है? कांच। नॉर्मली हमारे घरों के अंदर जो कांच होता है उसी को दर्पण बोलते हैं। जब आप उस दर्पण के सामने खड़े हो तो आप खुद तो हो गए बिंब, और आपकी जो उसमें चित्र दिखाई दे रहा है आपको कांच के अंदर, वो हो गया आपका प्रतिबिंब। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम वहां से दूर जाते हैं, यानी दर्पण से दूर जाते हैं या दर्पण के पास आते हैं, तो हमारे जो प्रतिबिंब की लंबाई ऊंचाई है जो वो भी परिवर्तित हो जाती है, या और उससे दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ बिंब और प्रतिबिंब का जो मतलब रेशियो रहेगा, मतलब प्रतिबिंब और बिंब का रेशियो होता है वैसे, बिंब और प्रतिबिंब और बिंब का जो रेशियो रहेगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे रेखिक आवर्धनता को रिप्रेजेंट करेगा। अब इससे पहले हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा है, वहां दोनों दर्पणों के लिए बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप चाहे तो वहां पे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत बेहतर ढंग से ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा दर्पण के लिए रैखिक आवर्धनता होगा वो दो दो के लिए होगा। यहाँ उत्तल और अवतल से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ मतलब होता है प्रतिबिंब की प्रकृति से। और प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी यहाँ दो प्रकार की होगी। पहली जो होगी वो होगी कि भाई वास्तविक है और उल्टा है। दूसरी होगी हमारी सीधा है, कौन? प्रतिबिंब, और आभासी है। आभासी सीधे प्रतिबिंब के लिए निकलेंगे, दूसरा तो हमारा। और जो पहला होगा वो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब के लिए होगा। सबसे पहले हम वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब, इसलिए कोई डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कोई दर्पण ले लिया, कोई दूसरा दर्पण ले सकते हो आप, मैंने तो अवतल लिया है, और अवतल के सामने ये आपका इसका सी हो गया, और मैंने यहाँ वस्तु को रख दिया है। अब आपको पता है अगर वस्तु दूर है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाया और प्रतिबिंब आपका यहाँ बन गया। देखो प्रतिबिंब छोटा बन गया। अब ये तो हो गया आपका ए बी, और ये हो गया आपका ए डैश बी डैश। अब हम जब यहाँ से दूरी निकालते हैं इसकी, तो ये दूरी क्या हो जाती है? अब यहाँ से अपन क्या खींचते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। भाई इसके अंदर आप लोगों को ये, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा ये वाला, तो ये अपन इसमें क्या खींचते हैं? एक अभिलंब खींच देते हैं, तो हमारा अभिलंब ये हो गया। अब इस अभिलंब के साथ ही चलते हैं अपन, ये पी और ये पी डैश मान लेते हैं। ये तो हमारा वी हो जाएगा यहाँ से जो दूरी होगी, और ये वाली जो दूरी होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? यू हो जाएगी। भैया आप सब जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बिंब, इसको क्या बोलेंगे अपन? बिंब। और ये क्या हो गया आपका? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वो है जो दर्पण के अंदर आपको आपका चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो आवर्धन होता है उसके लिए अगर मैं सूत्र देखो यहाँ पे, तो आवर्धन कौन सा? ये रेखिक वाला है भाई। कोणीय भी होता है जो कि हम उसमें पढ़ेंगे, किसमें? जब आप याद वो पढ़ोगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। रेखिक आवर्धनता का सूत्र इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आई अपॉन ओ। आई का मतलब होता है बेटा इमेज। इमेज को अपन क्या बोल सकते हैं? इमेज को अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अपन प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई एक्चुअल में क्या है? ये उसको प्रतिबिंब बोल देंगे वैसे। और ये क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और वैसे ये क्या हो जाएगा आपका? बिंब हो जाएगा। जो इसका सूत्र होता है ना, वो इसकी ऊंचाई भी होगी साथ में। क्या होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगी? आपकी बिंब की ऊंचाई। तो ये है भाई नॉर्मली, अगर हम यहाँ देखें तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई दिख गई और बिंब की ऊंचाई दिख गई। तो हम कह सकते हैं कि जो रैखिक आवर्धनता होती है वो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? रैखिक आवर्धनता बोलते हैं। इसको एच डैश अपॉन एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं भाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एच डैश एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो आभासी हो चाहे वास्तविक हो, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना सही है कि हम इसको याद रखने के लिए मैंने ये आई अपॉन ओ लिखा है, वैसे इसको एच डैश अपॉन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अब हमारा ये दूसरा रैखिक आवर्धनता क्या हो सकता है? अगर यहाँ से मैं देखूं इस चित्र से, देखो एक तो ये और दूसरा ये, हमने ऐसे दर्पण में पढ़ा था। अगर आपको दर्पण समीकरण में थोड़ी दिक्कत है तो आप वहां जाके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं त्रिभुज। हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको बोल देंगे अपन ए बी, और ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश। ये आपका पास यहाँ पे क्या हो गया? पी डैश हो गया। तो ये त्रिभुज के लिए हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें, बाकी दूसरे वाले त्रिभुज जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो अब यहाँ देखो, अगर अपन देखें सबसे पहले ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ये है अपना ए डैश बी डैश, तो यहाँ देखें तो आपका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गई, ए डैश बी डैश, बिंब की ऊंचाई देखो ये है, तो ए बी लिख दिया मैंने। और मैंने आपको ये नियम बताया कि अगर दो कोई त्रिभुज हो जिनकी शक्ल एक जैसी दिखती हो, मतलब समान जैसी दिखती हो, तो उनके जो लंबवत होते हैं वो लंब के अपोन में होते हैं, और आधार जो होता है आधार। अब पहले हमने ये लिया है तो इसका आधार पहले लेंगे अपन, तो ए डैश पी डैश, तो इसका पहला आधार क्या हो जाएगा, ए डैश पी डैश, उससे क्या हो जाएगा ए पी डैश, तो ये क्या हो जाएगा ए पी डैश। अगर मैं इसके लिए बात करूं, अब इसमें जो आपको मान रखने की अगर हम बात करें, तो यहाँ से अपने से बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू, अब चिन्ह परिपाठी का उपयोग करो, देखो ए डैश बी डैश जो है वो नीचे की तरफ है, तो क्या आ जाएगा माइनस एच डैश। चिन्ह परिपाठी का उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए डैश बी डैश देखो ऊपर की तरफ है, तो यही तो हम चाहते हैं, बिंब की ऊंचाई, तो ये बिंब की ऊंचाई माइनस एच डैश मिल गई ऊपर, देखो उधर, और जो बिंब की ऊंचाई है वो ऊपर की तरफ है, देखो बिंब कहाँ है ऊपर, ये प्रतिबिंब नीचे है, तो नीचे आ गया तो माइनस, और ऊपर जाता तो प्लस, अब यहाँ जाएगा आपका प्लस एच इज इक्वल टू ए डैश पी डैश, देखो अब आपका ए डैश ये रहा, पी डैश ये इधर की तरफ है तो माइनस भी रहेगा, और ये भी इधर की तरफ है, तो ये देखो ना, इसमें अगर ए पी डैश देखें तो ये भी यू हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस यू। तो ये क्या हो गई हमारी रैखिक आवर्धनता हो गई, किसके लिए, वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए हो गई ये, वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब के लिए हो गई। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये सब जानते हो आप, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए किसको ज्ञात करेंगे अपन, रैखिक आवर्धनता को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए भी एक डायग्राम बना लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए डायग्राम अपन लास्ट वाला जो प्रतिबिंब बनाया था ना अपन ने, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, वो वाला बना लेता हूँ मैं, क्योंकि उसमें आभासी वाला ठीक रहेगा। तो हमारा मान लीजिए अपन ने बिंब को तो यहाँ रख दिया, जिससे प्रकाश किरण निकलेगी बिल्कुल पैरेलल, और वो यहाँ जाएगी, यहाँ से टकरा के चली जाएगी। इसका मतलब इसको अपन पीछे की तरफ कंसिडर करेंगे, तो ये जिस पॉइंट में कट करेगी वो हमारा फोकस पॉइंट होगा। दूसरी प्रकाश किरण हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी, और ये प्रकाश किरण को अपन पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इमेज बन गया, यानी प्रतिबिंब बन गया। तो ये क्या है आपका यहाँ पे प्रतिबिंब है, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा बिंब बन गया। अब अगर मान लीजिए आपको ये प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ना है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख लीजिएगा वहां, ताकि और अच्छा समझ आ जाएगा कि ये कैसे बनता है। और हमने इस पे क्या दिखा दी है गिरा, तो ये आपका बिंब हो गया ए बी। अब बिंब को तो अपन ने लिख दिया ए बी से, और इसको लिख देंगे अपन ए डैश बी डैश। अब हमारे पास सूत्र वही होता है, यही रैखिक आवर्धन सूत्र सेम है, रैखिक आवर्धन सूत्र होता है एच डैश अपॉन एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को। अब यहां से देखें तो अपने सबसे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए, यानी ए डैश बी डैश, तो हमारे पास ये चित्र बन गया। तो अपन यहाँ पे कौन सा त्रिभुज ले लेंगे भाई, ये त्रिभुज ले लेंगे, मैंने चित्र बना दिया है, आप इसको आराम से देखना, ये आपका लो, ये तो हो गया आपका ए डैश बी डैश, ये बिंदु आपका पी रह जाएगा, ये पी है ही, और ये आपका क्या हो गया ए बी। अब जैसे अगर चित्र के अनुसार देखें, मतलब सूत्र के अनुसार देखें, तो पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए, यानी ए डैश बी डैश चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई आपका ए डैश बी डैश अपॉन, और फिर क्या चाहिए आपको बिंब की ऊंचाई यानी ए बी चाहिए, तो लो भाई ए बी ले लिया मैंने। अब देखो दोनों त्रिभुज एक जैसे दिख रहे हैं ये, तो अगर पहले इसको लिया तो आधार भी पहले इसका ही लेना पड़ेगा ना, अगर लंब हमने इसको पहले लिया है तो इसका ही आधार हमें पहले लेना पड़ेगा, जैसे हमने इसका बाद में लंब लिया है तो आधार बाद, अगर इसको पहले लेते तो आधार फिर पहले इसका लिया जाता, लेकिन अभी हमने ये लिया है तो ये लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका पी ए डैश, और ये हो जाएगा आपका पी ए, या इसको ए डैश पी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो चीजें हमारे पास यहाँ पे, ये तो v हो जाएगी भाई, आपको सबको पता है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है, और इसकी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी u हो जाएगी। ये आपको समझ आ गया होगा। तो अपन अब इसका चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके लिखते हैं m का मान, तो a डैश b डैश देखो ऊपर की तरफ है तो प्लस h डैश आएगा भाई, और ये नीचे की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ है ए बी भी, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका प्लस h आ जाएगा, यानी दोनों ही प्लस बन गए। प्रतिबिंब चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपके जो h डैश अपॉन h दोनों ही प्लस के आ गए। अब इधर देखते हैं भाई ध्यान से, पी ए डैश देखो वो इधर की तरफ है तो प्लस आ जाएगा, यानी ये प्लस भी रहेगा, और वो उधर की तरफ है तो क्या रहेगा माइनस यू। ये क्या हो गया आपका सूत्र हो गया किसके लिए, रैखिक आवर्धनता का आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए। तो ये तो हमने निकाला आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए, और ये पढ़ा हमने वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब के लिए। आई थिंक ये दोनों बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक्स में इनको डायरेक्ट दे रखा है, आप इसको अब ध्यान से समझ गए होंगे। धन्यवाद।